जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और हम लोग कुछ शिक्षण विधियों से, नवाचारों से संबंधित कुछ श्रेष्ठ प्रश्नों के साथ हम लोग मौजूद हैं। और मैं ये प्रयास करता हूं कि हर एक खंड में किसी विशिष्ट विषय वस्तु के आधार पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो एक बार आप देख लीजिए इस खंड में हम लोग कितने अच्छे प्रश्न और जो गत वर्ष की परीक्षा में आए हैं, अलग अलग परीक्षाओं में। एक बार हम लोग प्रारंभ करते हैं इस खंड पे और कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सूक्ष्म से, इसमें मैंने माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण से जुड़े कुछ अच्छे प्रश्न लिए हैं। और शिक्षण विधियों, नवाचारों का बड़ा महत्वपूर्ण ये खंड होता है और इसमें सारे प्रश्न लगभग सूक्ष्म शिक्षण से जुड़े हैं और एक आध जो हमारे कोर्स में है। सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा, आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को, ये एक कॉमा लगाना है इन सभी में। सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा, आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा किसने दी है? आपको याद है माइक्रो टीचिंग के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। माइक्रो टीचिंग 5 से 10 बच्चों में 5 से 10 मिनट की एक कक्षा होती है जिसका प्रतिपुष्टि फीडबैक दिया जाता है शिक्षक को। उसके आधार पर वो अपना पुनः प्लानिंग करता है, पुनः नियोजन करता है और पुनः नियोजन करके फिर पुनः प्रस्तुतिकरण करता है, पुनः प्रतिपुष्टि उसको मिलती है। और इससे शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, सूक्ष्म शिक्षण ये शिक्षण कौशलों में सुधार की योजना होती है। शिक्षण कौशलों में सुधार की योजना होती है। शिक्षण कौशल में सुधार के लिए सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। एनसीईआरटी का जो चक्र है 36 मिनट का, वो मैंने समझा रखा है। उसमें 6-6 मिनट 4 चीजों के लिए, 12 मिनट पुनः नियोजन के लिए होते हैं, रीप्लान के लिए होते हैं। तो वो हम अभी बात करेंगे। वो प्रश्न भी मैंने लिया है, अच्छा प्रश्न है। तो ये परिभाषा जो है, ये परिभाषा एलन ने दी है। एलन जो सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादन से जुड़े हैं, जिन्होंने सूक्ष्म शिक्षण को अवरोही प्रक्रिया कहा है। इन्होंने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण, ये अलग से एक प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण अवरोही प्रक्रिया है। अवरोही प्रक्रिया का मतलब होता है घटते क्रम में। और घटते क्रम में क्या होगा? घटते क्रम में होगा जो शिक्षण कौशल है उनमें जो शिक्षक, छात्र, अध्यापक जो त्रुटियां कर रहा है, वो त्रुटियां अपना फीडबैक लेकर के वो लगातार कम करता जाएगा। तो सूक्ष्म शिक्षण 36 मिनट की एक योजना है जो एनसीईआरटी के हिसाब से हम बात करेंगे। सामान्य तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर 5 से 10 विद्यार्थियों के बीच में 5 से 10 मिनट की एक शिक्षण योजना होती है जो शिक्षण कौशल में सुधार के लिए होती है। तो ये परिभाषा इंपोर्टेंट परिभाषा है, परीक्षा में आई है, एलन ने दी है। और एलन शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा से जुड़े बड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र भी आएगा, आपको पता है। सूक्ष्म शिक्षण, पाठ योजना, शिक्षण सत्र, पुनः शिक्षण सत्र, चर्चा सत्र। सूक्ष्म शिक्षण में पाठ योजना बनाई जाती है, शिक्षण सत्र यानी कि प्रस्तुति होती है, पुनः शिक्षण सत्र यानी कि पुनः योजना बनाई जाती है, पुनः प्रस्तुतिकरण होता है। चर्चा सत्र नाम का कोई भी सेशन सूक्ष्म शिक्षण में नहीं होता, कोई चर्चा सत्र नहीं होता है। अभी इसके जो 5 चरण है अभी हम बात करेंगे। जैसे आपने एक लेसन प्लान कर लिया है, वो लेसन प्लान करने के बाद 5 चरण होते हैं। पहला चरण होता है आप शिक्षण करेंगे यानी कि प्रस्तुतिकरण करेंगे 6 मिनट का। उसके बाद आपको प्रतिपुष्टि दी जाएगी 6 मिनट की। प्रतिपुष्टि, फीडबैक के बाद आप पुनः उसकी योजना बनाएंगे, पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे और पुनः प्रतिपुष्टि मिलेगी। तो ये सारे काम 6-6 मिनट के होते हैं। बीच में ये पुनः नियोजन होता है, ये 12 मिनट का होता है। अभी प्रश्न आएगा, चर्चा सत्र नाम का कोई सत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है 5 से 10 विद्यार्थी, 10 से 20 विद्यार्थी, 20 से 25, 15 से 18। मैंने बता दिया, अभी बोला था 5 से 10 विद्यार्थी, कम विद्यार्थियों में दी जाने वाली शिक्षण योजना होती है जो शिक्षण कौशल में सुधार के लिए होती है। 5 से 10 औसतन विद्यार्थी इसमें होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ योजना में कितने मिनट का समय होता है? मैंने अभी बताया, देखो सूक्ष्म शिक्षण का एक प्रश्न है, मैं इसको चक्र को बनाऊं, इससे अच्छा आप ये देख ले। ये सूक्ष्म शिक्षण का चक्र आपको दिख रहा है, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। मतलब ये नियोजन जो है, ये यहाँ इसका कोई रोल नहीं है, नियोजन का कोई समय नहीं है। नियोजन आप पहले से करके आए हैं। उसके बाद शिक्षण 6 मिनट का, यानी कि मैं इसको दूसरी इंक से कर देता हूं, ये नियोजन ये आप पहले से करके आएंगे।
शिक्षण 6 मिनट का, यानी कि शिक्षण का मतलब प्रस्तुति जो आप कर रहे हैं, उसका बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक 6 मिनट का, पुनः नियोजन यानी कि पुनः आप इस पहले वाले नियोजन का समय काउंट नहीं होता है, पुनः नियोजन 12 मिनट का, पुनः शिक्षण यानी कि पुनः प्रस्तुति 6 मिनट की और पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट की। तो 6 6 12 6 6, तो ये 36 मिनट का ये चक्र होता है। तो ये प्रश्न जो है, हम पुनः उस वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये वाला जो प्रश्न था हमारा, ये वाला जो प्रश्न था कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा पुनः पाठ योजना को, यानी कि पुनः नियोजन, पुनः पाठ योजना जिसे पुनः नियोजन कहेंगे, पुनः नियोजन, पहले वाले नियोजन का समय नहीं है, लेकिन प्रतिपुष्टि के बाद जो पुनः नियोजन करता है उसके 12 मिनट निर्धारित होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है, पुनः नियोजन का कितना समय होता है। एक और प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के दौरान पुनः प्रस्तुतिकरण में कितने मिनट का समय दिया जाता है। पुनः प्रस्तुतिकरण यानी कि पुनः शिक्षण, पुनः शिक्षण, पुनः शिक्षण, ध्यान रखो ये पुनः शिक्षण है, पुनः नियोजन नहीं है। पुनः नियोजन के 12 मिनट, प्लान के लिए 12 मिनट दिए जाएंगे, लेकिन पुनः शिक्षण प्रस्तुतिकरण के लिए 6 मिनट दिए जाएंगे। तो ये 6 मिनट इसका करेक्ट आंसर होता है, 6 मिनट। ये थोड़ा टाइपिंग एरर होगी थी, मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। पुनः प्रस्तुतिकरण के लिए 6 मिनट होती है। और प्रश्न, ये वाला प्रश्न तो था उपयुक्त शिक्षण चक्र, ये प्रश्न परीक्षा में आया है। उपयुक्त शिक्षण चक्र किस प्रकार के शिक्षण का चक्र है? समूह शिक्षण, व्यवसायिक शिक्षण, द्रुत शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। और आपको पता है कि ये जो चक्र होता है, ये जो प्लान होता है, जिसमें नियोजन के बाद शिक्षण यानी कि प्रस्तुतिकरण किया जाएगा 6 मिनट, प्रतिपुष्टि दी जाएगी, फिर पुनः नियोजन होगा, फिर पुनः शिक्षण होगा, फिर पुनः प्रतिपुष्टि होगी। ये पूरा जो चक्र है, ये पूरा चक्र सूक्ष्म शिक्षण के पद होते हैं, ध्यान रखो, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये डायग्राम के साथ ये प्रश्न आया। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? बहुत श्रेष्ठ प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आपको ये मैं कनेक्ट करता हूं, आपने पावलोव का सिद्धांत, पावलोव का अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत, टॉलमैन का चिन्ह सिद्धांत, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत और रॉबर्ट गेने का अधिगम के प्रकारों का आपने जो वर्गीकरण है, अधिगम की प्रकार जो है, तो ये आपने जो सिद्धांत पढ़े हैं, आपको याद है सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, ध्यान रखो, सूक्ष्म शिक्षण में सबसे प्रमुख जो तत्व होता है वो होता है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, प्रतिपुष्टि और प्रतिपुष्टि जिसे हम कहेंगे पुनर्बलन। यानी कि ये सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा थी, मैं आपको बताता हूं। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा की थे एचिंसन ने और एलन ने, जिस समय प्रस्तुत की, तो उनका ये मत था, उनका ये विचार था कि यदि एक अध्यापक अपने पढ़ाए जाने के बाद अपने पढ़ाए हुए को एक बार देखे, रिकॉर्डिंग करके उसे दिखाया जाए, तो उसे ये पता लग जाता है कि उसका शिक्षण कितना प्रभावी था और कहाँ कहाँ कमियां थी। वो उसी पाठ को रिकॉर्डिंग देख लेने के बाद पुनः जब पढ़ाए तो निश्चित तौर पर पहले से ज्यादा बेटर पढ़ाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग देख करके उसे प्रतिपुष्टि मिली है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रमुख अंग होता है अध्यापक को प्रतिपुष्टि मिले, जिससे उसका आगे का व्यवहार और ज्यादा परिमार्जित हो, फिर उसे प्रतिपुष्टि दी जाए, फिर और आगे का व्यवहार और ज्यादा परिमार्जित हो, और ऐसा तब तक किया जाए जब तक कि उसके द्वारा सारी त्रुटियां दूर नहीं हो जाती। तो इसमें प्रतिपुष्टि का सिद्धांत बहुत ज्यादा, और वो प्रतिपुष्टि उसके लिए पुनर्बलन का, रीइंफोर्समेंट का काम कर रही है। और ध्यान को पुनर्बलन का सिद्धांत बीएफ स्किनर के प्रतिपुष्टि, बीएफ स्किनर ने तो कहा इस बात को है कि यदि किसी कार्य किए जाने के बाद प्रतिपुष्टि मिलती है तो प्राणी का व्यवहार पहले से ज्यादा परिमार्जित हो जाता है, वो और ज्यादा श्रेष्ठ व्यवहार दर्शाने लगता है। ये व्यवहार परिमार्जन का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, प्रतिपुष्टि इसका आधार होती है बीएफ स्किनर के अधिगम सिद्धांत से प्रेरित। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान रखो। 7वां प्रश्न, अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन विधि के, ये अभिक्रमित अनुदेशन का प्रश्न है, सारी शिक्षण विधियों में बड़ा अच्छा और कॉमन प्रश्न आता है। अधिगम का विज्ञान व शिक्षण की कला, ये परिभाषा है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की, अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषा, और ये परिभाषा स्किनर ने दी है, ध्यान रखो, ये परिभाषा स्किनर ने दी है। तो ये जो आ है, आ का मेल होगा किससे? आ का मेल हो रहा है गा से। अच्छा, ये आ ई और का खा, अच्छा इसमें दे दिए हैं 1 2 3 ABCD बन गया, कोई बात नहीं। शाखीय प्रोग्रामिंग, शाखी प्रोग्रामिंग आप जानते हो किसने दिया है? क्राउडर ने। तो आ का आएगा घा, है ना। मेथड, अच्छा अनुकूलित प्रोग्रामिंग, अनुकूलित प्रोग्रामिंग दी है पास्क ने, अनुकूलित प्रोग्रामिंग दी है पास्क ने। तो ई आएगा का से, और फिर ई बचा
मैथेटिक्स यानी कि अवरोही, और अवरोही आपने दिया है थॉमस गिलबर्ट ने, तो यानी कि ई जो आएगा वो आएगा खा से। तो सही विकल्प होगा ग घ क ख। ग घ ग से तो अच्छा, ये तो ग से स्टार्ट नहीं, ये भी ग से स्टार्ट नहीं है। ग घ क ख बिल्कुल सही आंसर है, ग घ क ख। ये बिल्कुल एक प्रश्न में 4 प्रश्न है, ध्यान रखना है। किसने अभिक्रमित अनुदेशन को अधिगम का विज्ञान व शिक्षण की कला कहा है? स्किनर ने कहा है, ये स्किनर की परिभाषा है। शाखीय प्रोग्रामिंग अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन क्राउडर है। अनुकूली प्रोग्रामिंग के अनुकूली अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? पास्क है। मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग यानी कि अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? थॉमस गिलबर्ट है। 4 प्रश्न हो गए, सुमेलन में 4 प्रश्न एक में घुस जाते हैं, सही विकल्प होगा ये। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षित अध्ययन। पर्यवेक्षित अध्ययन सारी शिक्षण विधि में कॉमन पार्ट होता है। से हमारा आशय अध्यापक द्वारा, अच्छा जहां जहां आपके सिलेबस में पर्यवेक्षित अध्ययन न लिखा हो तो भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ना आपका हमेशा बेटर होता है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ चीजें आप एक्स्ट्रा सिलेबस से वाइड भी पढ़ते हैं। वैसे तो ये शिक्षण विधियों का आवश्यक अंग है। पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से, उस समय निरीक्षण करने से है जब वे अपना डेस्क अथवा मेज पर कार्य करने में संलग्न होते। बहुत अच्छी परिभाषा है, ध्यान रखो। ये पर्यवेक्षित अध्ययन की परिभाषा किसने दी है? जब बच्चे अपनी डेस्क या अपनी मेजों पर अध्ययन करने में व्यस्त हो उस समय उनका निरीक्षण किया जाए, वो पर्यवेक्षित अध्ययन है। ये परिभाषा बाइनिंग एंड बाइनिंग की बड़ी मशहूर परिभाषा है, बड़ी श्रेष्ठ परिभाषा है। इस परिभाषा को आप बड़ी इंपोर्टेंट परिभाषा में लिख रहे हैं, ये कई बार परीक्षा में आ चुकी है। बाइनिंग एंड बाइनिंग का पर्यवेक्षित अध्ययन, जिसके डेजी मॉर्विल जॉन जिसके प्रतिपादक है। पर्यवेक्षित अध्ययन डेजी मॉर्विन जिसके प्रतिपादक है। और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, ये बाइंडिंग एंड बाइंडिंग की परिभाषा है, और ये इस खंड का लास्ट प्रश्न सूक्ष्म शिक्षण पर्यवेक्षित अध्ययन अभिक्रमित अनुदेशन के प्रश्न है। इसमें ये विधियों नवाचारों से संबंधित पाठ होता है आपका। आपको हर हालत में ये सारी चीजें आपको याद करके जानी चाहिए। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर की, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रख के किया जाता है? चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर, एक और दो दोनों। एक और दो बोला, चिंतन और स्मृति, और ध्यान रखो गलत है, चिंतन स्मृति दोनों गलत है। अवबोध स्तर, बोध स्तर जो होता है, अवबोध स्तर जिससे बोलते हैं, अवबोध बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ध्यान रखो पर्यवेक्षित अध्ययन हमेशा अवबोध स्तर को ध्यान में रख करके किया जाता है। उसके केंद्र में स्मृति यानी कि रटना याद करना नहीं होता है, चिंतन भी नहीं होता है। अवबोध पर्यवेक्षित अध्ययन का आधार होता है, अवबोध स्तर को ध्यान में रख करके इसको किया जाता है। तो सारे प्रश्न अच्छे, पर्यवेक्षित अध्ययन के प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के इतने सारे प्रश्न, और सूक्ष्म शिक्षण के कई सारे प्रश्न अकेले इस वीडियो में जो प्रश्न मैंने लिए उनसे सबसे क्लियर हो जाने चाहिए। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपको हर प्रश्न से कनेक्ट करना और वो आपको लक्ष्य तक ले जाना, ये मेरा काम है। अगले खंड में ऐसे ही कई सारे अच्छे प्रश्नों के साथ मैं आपके बीच में आऊंगा। ऐसे प्रश्नों को करते चलो, संग्रह करते चलो अपने कॉपी में, अपने रजिस्टर में। इन प्रश्नों को अपने दिमाग के रजिस्टर में सबसे ज्यादा संग्रह करो, इन चर्चाओं को सुना करें आप लोग। मुलाकात करते हैं अगले खंड में। जय हिंद, जय भारत।